Morning everyone, myself your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy Vapi. Now, लास्ट क्लास तक हमने एडिशन के बारे में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में बात कर लिया था। आज हम जा रहे हैं स्टार्ट करने रिगार्डिंग फ्री रेडिकल एडिशन। जा रहे हैं बात करने हम फ्री रेडिकल एडिशन। आपको ये पूरा बताना है कि फ्री रेडिकल कैसे होता है, क्या नहीं होता है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। व्हाट इज फ्री रेडिकल एडिशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई अगर एक एल्कीन ले लिया, RCH डबल बॉन्ड CH2, और इसको अगर हम रिएक्ट कर दिए HBr इन प्रेजेंस ऑफ ROOR, ये हमारा बन जाता है RCH2CH2Br। ठीक है। अब देखो जो आपने नीचे लिखा है ROR, इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड, इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरोक्साइड? पेरोक्साइड का मतलब होता है OO लिंकेज। पेरोक्साइड का मीनिंग क्या होता है? OO लिंकेज। जहां पर O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज हो, इसी को हम बोलते हैं पेरोक्साइड। अब हम बात करते हैं एक्चुअली ये कैसे होता है और क्यों इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। इस पर क्वेश्चंस आपके आते हैं, जैसे ऊर्ज रिएक्शन, जब आगे हम बात करेंगे तो इसी का बेसिस पर वो आएगा। ठीक है। तो पहले हम इसका बात करते हैं रिगार्डिंग मैकेनिज्म। हम मैकेनिज्म के बारे में इसके पर बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए जो आपका पेरोक्साइड दिया है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR, जो हमें ये पेरोक्साइड दिया गया है, ये जो रिएक्शन होता है बेटा ये लाइट में होता है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन लाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? hν। ये रिएक्शन लाइट में होता है जिसको हम बोलते हैं hν। अब लाइट में इस होता तो है, लाइट मतलब नेचुरल लाइट, वो हल्का और भारी नहीं, लाइट मीन्स नेचुरल लाइट hν। अब होता क्या है कि जब आप इसमें R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R लेते हो और जो आपने यहाँ जब आप लाइट पास करते हो तो क्या होता है, जो हमारा O सिंगल बॉन्ड O ये वीक बॉन्ड के कारण ये यहाँ से टूट जाता है और OO दोनों बराबर है, तो ना कोई इलेक्ट्रॉन लेता है ना कोई देता है, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। कैसे? आपको पता है कि एक बॉन्ड बनने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब ये हो गया फ्री रेडिकल और दोनों OO के बीच में हुआ है तो क्या होता है, एक RO इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे अलग हो जाएगा और दूसरा RO इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे हो जाएगा। आप ऐसे लिखो तब भी सही है, या आप इसको 2RO डॉट लिख दो, ये भी आपका सही है। ये पहला पार्ट हो गया हमारा, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अब मेरा ROR का काम हो गया। अब हम बात करेंगे HBr का। अब यही जो RO डॉट है ये रिएक्ट करेगा किससे? HBr से। तो सेकेंड स्टेप में जो हमारा ये RO डॉट बना ये रिएक्ट कर जाता है किससे बेटा? HBr से। और आपको पता है कि जो HBr एसिड है तो यहाँ से सबसे पहले H प्लस देगा। क्यों? क्योंकि एसिड का मतलब ही है जो H प्लस दे, और यही आर्यनियस जी कहे थे। तो क्या होगा, अब यहाँ पर जो HBr है इसके पास भी हो जाएगा फ्री रेडिकल, ये ऐसे ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ROH, और जब ये फ्री रेडिकल हुआ तो यहाँ पर Br माइनस नहीं होगा, यहाँ पर होगा Br डॉट। वाई? बिकॉज इट इज फ्री रेडिकल एडिशन। अब ये जो Br डॉट है अब ये जाके अटैक करेगा ये वाला अल्काइन पर, क्योंकि ROH जो बना हमसे पहली बार वो तो न्यूट्रल हो गया। अब जो Br डॉट बना है ये अनस्टेबल है, अब जाके ये रिएक्ट करेगा एल्कीन पर, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ऑफ Br डॉट। अब ये रिएक्शन लाइट में हो रहा है
तो क्या होगा, जब ये रिएक्शन लाइट में ऑलरेडी हो रहा है तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इक्वल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करके अपने पास इक्वल शेयर कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, RCH डॉट सिंगल बॉन्ड RCH2 डॉट। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपको हम जीओसी में बताए थे कि जो आपका फ्री रेडिकल होता है एकदम कार्ब कटायन का रूल्स फॉलो करता है। एकदम क्या फॉलो करता है बेटा, कार्ब कटायन का रूल्स को ये फॉलो करेगा। तो क्या होगा यहाँ पर बताइए, अगर हम बात करें तो अगर मैं सबसे लास्ट वाला देखूं, कार्बन पर जो डॉट है वो 1 डिग्री है, जो सेकेंड वाला कार्बन पर डॉट है वो 2 डिग्री है। मुझे पता है कि 2 डिग्री इज मोर स्टेबल, तो हमारा इस डॉट के साथ Br डॉट जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा RCH डॉट CH2 Br। अब इसके बाद क्या होगा, जो हमारा HBr है उसके बारे में तो ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं किया गया है कि ये 1 मोल है कि 2 मोल है। फिर से इसका रिएक्शन हो जाएगा किससे, HBr से, और ये लाइट में है तो ये टूट जाएगा H प्लस डॉट Br डॉट और ये H यहाँ ऐड हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा RCH2 CH2 Br। ये इसका मैकेनिज्म है, मतलब जहाँ जहाँ रिएक्शन का हमने मैकेनिज्म बताया है हर जगह केवल फ्री रेडिकल होगा, कहीं पर प्लस माइनस नहीं होगा। और आपको ये भी याद रखना है कि ये कहाँ होता है, ये सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में होगा और ये पेरोक्साइड लिंकेज में होता है। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करता है। इसमें एक और क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, फिर हम आएंगे व्हाट इज मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट। देखिए अब इसमें एक पॉइंट हमें क्या लिखना है, जरा बहुत आप ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा पेरोक्साइड, जो हम फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट। अब इसको बेटा बहुत ध्यान से याद करके एकदम गांठ बांध के रख लीजिएगा, एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये नोट्स अगर आप पढ़ के जाओगे तो कंफ्यूजन हट जाएगा। क्यों? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। तो यहां पर बात क्या हो रही है कि जो आपका पेरोक्साइड इफेक्ट है, जो आपका पेरोक्साइड इफेक्ट है, हम एसिड हर हैलोजन का लिखेंगे। एक होता है HF, इसके लिए नॉट एप्लीकेबल। एक होता है HCl, इसके लिए नॉट एप्लीकेबल। एक होता है HBr, इसके लिए एप्लीकेबल है, और एक होता है HI, इसके लिए नॉट एप्लीकेबल। मतलब जो हमारा पेरोक्साइड इफेक्ट है ये केवल HBr के लिए एप्लीकेबल है, रेस्ट आपका HF हो, HCl हो या HI हो, इसके लिए पेरोक्साइड इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। अब हम बात कर रहे हैं आपके एग्जाम का क्वेश्चन कैसे आपको ये कंफ्यूज करेगा। पहले तो ये बोलेगा फाइंड द प्रोडक्ट, और दूसरा ये भी बोलेगा फाइंड द या राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन। जैसे क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन ये आएगा, इस मतलब पूरा एग्जाम का पैटर्न में RCH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा हो गया। ठीक है, अगर हम एक रिएक्शन करवा रहे हैं HBr इन प्रेजेंस ऑफ ROR, हमने बोला बेटा फाइंड द प्रोडक्ट A। दूसरा हमने बोला HCl इन प्रेजेंस ऑफ ROR, बोले फाइंड B। और तीसरा क्वेश्चन हमने दे दिया HI इन प्रेजेंस ऑफ ROR, हम बोले फाइंड C। इस तरह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अब देखिए एक चीज आपको भी हम क्लियर कर दें, मुझे पता है कि जो पहला, जो अगर हम A की बात करें तो HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा फ्री रेडिकल एडिशन।
यानी इसका नाम हो जाएगा फ्री रेडिकल एडिशन। अगर हम HCl की बात करें तो बेटा HCl में पेरोक्साइड जो ROR वो हो अथवा ना हो, इसमें तो फ्री रेडिकल नहीं। वो कंफ्यूज करने के लिए आपको ROOR दे दिया ताकि आप इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोडक्ट निकाले और एग्जाम में खटाक से -1 लेके आ जाए। याद रखना HCl में पेरोक्साइड हो अथवा ना हो, ये चुपचाप क्या फॉलो करेगा, दिस विल फॉलो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जो आपको पहले हम पूरा कर दिए। इसका नाम हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसका भी HI इन पेरोक्साइड, HI भी अभी यहाँ लिखवाए थे, HI पेरोक्साइड इफेक्ट मतलब फ्री रेडिकल नहीं दिखाएगा, चाहे उसमें ROOR हो चाहे ना हो। यहाँ पर तो दिया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ये भी आपको दिखा देगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब अगर आपको ये पता लग गया फिर तो आंसर निकल गया फटाक से। अभी आपको सिखा दिए थे मैकेनिज्म, तो इसका तो फट से बन जाएगा। मेरा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा RCH2Br। अब B में हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब पहले कार्ब कटायन फिर वहां पर अटैक करेगा, तो इसमें क्या बन जाएगा RCHCl सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ भी यही हो जाएगा RCHI सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर CH होगा। तो इस तरह से बेटा आपको एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पेरोक्साइड केवल HBr में होता है। रेस्ट में अगर फ्री रेडिकल दिया भी है तो नहीं होगा, ये बस आपको गधा बनाने के लिए दिया गया, उल्लू। चलिए अब इसके बाद आपका एक आता है व्हाट इज मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखिए इस रूल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको तो सारा पता है कौन कहां अटैक करेगा, कौन अटैक कहां नहीं करेगा, तो इसका कोई खास मतलब नहीं है। क्योंकि आपके जेई में तो पूछेगा ही नहीं कि व्हाट इज मार्कोनिकॉफ। आपसे जेई में यही 3 रिएक्शन पर क्वेश्चन आएगा। एक आ गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एक आ गया न्यूक्लियोफिलिक, और एक आ गया फ्री रेडिकल। इस पर क्वेश्चन आता है, लेकिन आप एक लिख लो ताकि आपको समझ में आए। लिख लो मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, दोनों लिख लो। फर्स्ट लिखो आप मार्कोनिकॉफ रूल और दूसरा लिखो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सबसे पहला पॉइंट लिखो आप कि मार्कोनिकॉफ रूल इज ओनली वैलिड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। Markovnikov rule is only valid in case of electrophilic addition. Markovnikov rule is only valid in case of electrophilic addition. That is negative part of the reagent. That is negative part of the reagent attacks that carbon which has less number of hydrogen atom, second point लिखो in Markovnikov rule comma if carb cation is arranged then this rule is not valid. If carbocation is arranged या rearranged then Markovnikov rule is not valid. इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सबसे पहला कार्ब कटायन बना है उसी पर मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। ये नहीं कि कार्ब कटायन बनाने के बाद आपने इसमें शिफ्टिंग एक्सपेंशन सब कर दिया, वैसा केस में मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल नहीं है।
Markovnikov rule is only applicable for the first कार्ब कटायन फॉर्म। उसके बाद अगर आपने रीअरेंज किया तो ये Markovnikov is not applicable for that carb cation. Second point you write anti-Markovnikov rule. Second point you write anti-Markovnikov's rule. लिखो anti-Markovnikov rule is valid in case of free radical addition. Anti-Markovnikov rule is valid in case of free radical addition. That is, negative part of the reagent attack on that carbon. That is, negative part of the reagent attack on that carbon which have more number of hydrogen atom. Negative part of the reagent attack on that carbon which have more number of hydrogen atom. Next लिखिए, there will be no rearrangement for free radical addition. There will be no rearrangement for free radical addition. There will be no rearrangement for free radical addition. जैसे मान लो मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखना आप क्वेश्चन में क्या दे रहा हूँ। जैसे मान लो अगर मैंने आपको एक ये क्वेश्चन दे दिया, CH3 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr in presence of ROR। अब जैसे आप देखें HBr in presence of ROR, आपके माइंड में क्लिक कर गया कि ये फ्री रेडिकल एडिशन देगा जिसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मतलब ये इमीडिएट क्या बन जाएगा, दिस विल फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। दिस विल फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और जो नेगेटिव पार्ट है HBr में से, HBr से नेगेटिव पार्ट कौन है, Br माइनस, ये कहाँ अटैक करेगा, इट विल अटैक ऑन दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो ये तो रूल्स है, रूल से तो आप कंफ्यूज कर जाओगे क्योंकि आपको तो मैं सिखा दिया आगे मैकेनिज्म। अब ये दोनों पार्ट टूटेगा और यहाँ से HBr से आएगा Br डॉट या Br माइनस। ये कह रहा है कि ये वहीं अटैक करेगा जिस कार्बन पर ज़्यादा हाइड्रोजन है। अगर इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर बात करें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यानी Br यहाँ अटैक करेगा। या एक और चीज़, बहुत बच्चे इसमें कार्ब कटायन को रीअरेंज कर देते हैं, कहते हैं सर आपने जहाँ बनाया वहाँ तो कार्ब कटायन 1 डिग्री 2 डिग्री है, अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। नो रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस इन फ्री रेडिकल एंटी मार्कोनिकॉफ। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या बन जाएगा, CH3C CH3 CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br और H यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट बन गया प्रोडक्ट जब आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल याद है। नहीं याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं, यू कैन फॉलो द मैकेनिज्म। गॉट इट? सबको समझ में आया? चलो अगला हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। मान लो अगर मैंने आपको दे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं, सबसे पहला लिखते हैं हम CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ ROR, आपको निकालना है फाइंड द प्रोडक्ट। दूसरा आपको हम दे रहे हैं CHBr3
इन प्रेजेंस ऑफ ROR फाइंड द प्रोडक्ट। आपको निकालना है P&D। ट्राई करो, आई एम जस्ट गिविंग 15 सेकेंड, ट्राई करो क्या होगा। ट्राई किया। अब देखो दोनों का आंसर क्या होगा। इन दोनों का आंसर ये हो जाएगा, जहाँ क्लोरीन है इसका आंसर आ जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 CCl3, और यहाँ पर आपका आ जाएगा CH3 CH Br CH2 CBr3। ये आपका हो जाएगा CH2Br। अब देखिए ये कैसे हुआ, बस आपको चुपचाप ROR दिख गया, आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करना है। जैसे अगर हम बात करते हैं CH3Br का, इसका अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म, दोनों का सेम होगा। देखो पहला स्टेप में क्या होगा, आपने ले लिया ROOR, यहाँ से आपने पास किया लाइट HNu, ये आपको बन गया RO.2 मोल। आया समझ में। अब क्या दूसरा स्टेप में आपने RO डॉट ले लिया, इसको आपने रिएक्शन किया CHBr3, ये क्या बन जाएगा आपको पता है कि कार्बन और ब्रोमीन, ब्रोमीन का साइज बड़ा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो Br फटाक से निकल गया और यहाँ क्या बन गया ROBr, और साथ में यहाँ बन गया CHBr2 डॉट। क्योंकि Br का साइज ज़्यादा है ना, तो अगर ये टूट भी जाएगा तो इस पर माइनस चार्ज स्टेबल है, इसीलिए यहाँ पर H नहीं टूटा, यहाँ पर क्या Br ने आकर अटैक कर दिया। अब ये वाला न्यूट्रल हो गया, हमें बार बार वही लेना है जो अनस्टेबल है। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन ले लो, आपका क्वेश्चन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, जब इसको हम रिएक्ट करेंगे CHBr2 डॉट, तब ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, जब आपका यहाँ पर पाई बॉन्ड का ब्रेक होगा तो ये आपका बन जाएगा क्या, दिस विल फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ, ये हो जाएगा CH डॉट CH2 CHBr, क्या बन जाएगा ये CH2 CHBr2। ये वाला पार्ट आकर इस पर अटैक कर गया अटैक। अब आप क्या देख रहे हो कि यहां से फर्दर अटैक करेगा कौन, CHBr3, और आपको पता है कि ब्रोमीन का साइज बड़ा है, फिर से B बाहर आ जाएगा और ये आपका बन जाएगा CH3 CHBr CH2 CHBr2, ये बन गया आपका आंसर। जितना आप बेटा मैकेनिज्म फॉलो करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, जितना मैकेनिज्म नहीं फॉलो करोगे उतना दिक्कत होगा। ये हो गया, ये हमारा हो गया पहला रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अब हम जा रहे हैं बात करने दूसरा रिएक्शन को, जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक
चाहे हम चुपचाप इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई एम फॉलोइंग सेकेंड, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर इसको फर्दर हम और डिवाइड करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में जो सबसे पहला हम जा रहे हैं पढ़ने वो रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द फर्स्ट वन विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो सेकेंड होगा वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो सेकेंड होगा वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो थर्ड होगा वो होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो थर्ड होगा वो हो जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 3 आपको रिएक्शन है जो सब्स्टिट्यूशन में पढ़ना है। पहला क्या है? न्यूक्लियोफिलिक, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक और तीसरा आपका है फ्री रेडिकल। हम एक एक करके समझेंगे, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हम जा रहे हैं बात करने वो आपका रहेगा न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction. The first one I am going to follow is nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. अब देखो इसमें क्या होता है, मतलब इसका पहले मीनिंग सुनो क्या है कि जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन? एक को हटाया दूसरा को लगाया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन? एक को हटाया दूसरा को लगाया, इसी को बोलते हो ना जी। मतलब कहीं ना कहीं रिएक्शन में एक ग्रुप हटेगा और उसके जगह न्यूक्लियोफाइल को हम लगाएंगे। चलो यहां तक समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है। हम आपको एक रिएक्शन ले, जैसे मान लीजिए हमने एक ले लिया न्यूक्लियोफाइल माइनस और साथ में हमने एक ले लिया RLG। तो इसका मतलब क्या है कि ये जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो डेफिनेटली जब Lg हटेगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल उसके जगह पर सब्स्टिट्यूट होगा। मतलब हमारा जो रिएक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? RNU प्लस, जब Lg हटा तो इलेक्ट्रॉन लेके हटेगा। तो अब देखो Lg हटा और उसके जगह पर आ गया न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर आपके एग्जाम में इस तरह से कुछ क्वेश्चंस दिया रहेगा, अब आपको पता करना पड़ेगा कि कौन हटा कौन सब्स्टिट्यूट हुआ, इसका नाम क्या होगा। इस पर क्वेश्चन आते हैं कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द रिएक्शन। अब चलो, अब ये तो हम समझ गए कि वाह बड़ा अच्छा बात है भाई। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ ले लिया OH माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल जैसा हो गया, और यहाँ पर हम ले लिए RCl, तो माइनस अटैक किया R पर और Cl यहाँ से निकल गया। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ROH प्लस ऑफ Cl माइनस। या एक और लेते हैं एग्जांपल, मान लो यहाँ पर हमने कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया और साथ में यहाँ हमने अटैक किया ROH और ये प्लस हो गया। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ये अटैक किया इस पर और ये छोड़ के निकल गया, ये बनेगा R न्यूक्लियोफाइल प्लस ऑफ H2। चलो इस 3 से आपने क्या सीखा? ये 3 रिएक्शन में आपने क्या सीखा? पहले हमको ये देखना है कि जो भी हमारा ग्रुप हट रहा है, जो भी हमारा ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, एक तो पहला में इसको हटाएं न्यूक्लियोफाइल को लगाएं।
दूसरा में Cl माइनस को हटाएं और OH न्यूक्लियोफाइल को लगाएं, तीसरा में H2O को हटाएं और हम न्यूक्लियोफाइल को लगाएं। मतलब कि ये जो तीनों ग्रुप है, क्या इसको हम लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं? क्या हम इसको लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं? बिल्कुल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टेंट को छोड़ दिया ना, छोड़ के चला गया। क्यों? ताकि इस पर न्यूक्लियोफाइल हमारे जगह पर आ सके। तो जो छोड़ के चला जाए उसे क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। तो जो हमारा Lg माइनस है, चाहे Cl माइनस है, चाहे H2O, दीज ऑल आर लिविंग ग्रुप। तो पहला क्वेश्चन कि जो भी आपका लिविंग ग्रुप छोड़ के जाएगा उसका नेचर क्या होगा? तो आप देख रहे हो कि Cl माइनस छोड़ के गया तो लिविंग ग्रुप कैन बी नेगेटिव। तीसरा वाला में H2O छोड़ के चला गया तो लिविंग ग्रुप कैन बी न्यूट्रल। तो पहला पॉइंट अब क्या लिखोगे कि लिखो कि इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिविंग ग्रुप प्लेस अ वाइटल रोल। इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिविंग ग्रुप प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट या वाइटल रोल। लिविंग ग्रुप can be either negative in nature or neutral. Living group can be either negative or neutral. Example of living group, अगर न्यूट्रल की बात करें तो H2O वाटर होता है, NH3 अमोनिया होता है, N2 होता है, बहुत सारे लिविंग ग्रुप हैं। यानी कहीं ना कहीं इसमें लिविंग ग्रुप का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब तक वो नहीं हटेगा तब तक न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं करेगा। तो अगला हम जा रहे हैं आपको हेडिंग देने रिगार्डिंग लिविंग ग्रुप। अगला आप देना हेडिंग लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। फर्स्ट यू गिव द हेडिंग लिविंग ग्रुप। तो पहला पॉइंट तो आपको हम लिखवा दिए कि लिविंग ग्रुप में बी नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। लिविंग ग्रुप में बी नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। दूसरा, अब थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाकर सोचिए कि जैसे मान लीजिए अगर हमारा कोई एक रिएक्शन हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक रिएक्शन ले, मेरे पास कोई भी अगर एक न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर हम ले लिए RLG जो लिविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप हटेगा तो ये बन जाएगा हमारा R न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर साथ में हमारा बन जाएगा लिविंग ग्रुप। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो अच्छा होना चाहिए कि बुरा होना चाहिए। अगर लिविंग ग्रुप खराब हो तो वो सिस्टम को नहीं छोड़ता, लेकिन अगर लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा हो तो वो फटाक से छोड़ देगा और न्यूक्लियोफाइल उस पर आके अटैक कर जाएगा। तो हम इसमें अगला पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि बेटर इज द लिविंग ग्रुप। लिखो, बेटर इज द लिविंग ग्रुप more will be the rate of nucleophilic substitution reaction. Better is the living group, more will be the rate of nucleophilic substitution reaction. Better is the living group, more will be the rate of the nucleophilic substitution reaction. अब इस पर आपका बेटा एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था। जैसे मान लीजिए आपको अगर दे दिया गया है RBr, RCl, RI और RF, जब आपने इसका रिएक्ट किया न्यूक्लियोफाइल से तो ये हमारा बन जाएगा RNU प्लस, पहला में Br माइनस हटेगा, दूसरा में Cl माइनस हटेगा, तीसरा में I माइनस, चौथा में F माइनस। क्वेश्चन ये था
कि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है। मतलब पहले तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि सबसे फास्ट रिएक्शन किसमें होगा। अरे भाई, तो सबसे फास्ट रिएक्शन उसी में होगा जितना फास्ट लिविंग ग्रुप छोड़ के चला जाए। सबसे फास्ट रिएक्शन उसी में होगा जितना फास्ट लिविंग ग्रुप छोड़ के चला जाए। तो अगर हमसे ये पूछा गया कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन या विच ऑफ द रिएक्शन हैज द फास्टेस्ट रेट, तो हमें क्या देखना है कि इन चारों में से सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है। हमें क्या देखना है, इन चारों में से सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है। अब आपको देखो, जहां पर साइज डिफरेंस होगा वो बॉन्ड सबसे पहले टूट जाएगा। जैसे अगर इन चारों का हम बनाते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो देखो RF साइज छोटा तो बॉन्ड छोटा, सही बात है। मान लो अगर हम है और घोड़ा है, अगर हम बेंच पर बैठेंगे तो थोड़ा एरिया लेंगे, घोड़ा अगर बैठेगा तो पूरा बेंच ऑक्युपाई कर लेगा। मतलब बिगर साइज बिगर इज द बॉन्ड लेंथ। अगर हम बात करें RCl तो इसका थोड़ा ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ। अगर हम बात करें RBr और ज्यादा होगा। अगर हम बात करें RI और ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा हमारा बॉन्ड लेंथ होगा उतना पहले बॉन्ड टूटेगा और उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। यानी अगर RF, RI, RCl, RBr अगर इनकी पहले हम बात करें लिविंग ग्रुप का ऑर्डर, तो सबसे पहले लिविंग ग्रुप ऑर्डर LG मतलब लिविंग ग्रुप, सबसे पहले I माइनस छोड़ेगा, फिर आपको Br माइनस छोड़ेगा, फिर आपको Cl माइनस छोड़ेगा, फिर आपको F माइनस छोड़ेगा। अब जितना जल्दी छोड़ेगा उतना जल्दी न्यूक्लियोफिलिक का क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो अगर हम बात करें कि इन चारों में का ऑर्डर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सबसे पहले शो करेगा RI, फिर शो करेगा RBr, फिर शो करेगा RCl, फिर शो करेगा RF। तो ये सब क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आता है, एकदम ध्यान से फॉलो करने का। आया समझ?